नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक पॉलिटी की। इसमें संविधान की संरचना एवं रचना। साथियों, अगर आपको इसके माध्यम से थोड़ी सी जानकारी पॉजिटिव लगती है, अच्छी लगती है, या आपको लगता है कि हाँ, इस जानकारी के माध्यम से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन को प्राप्ति होती है, मिलती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो आज का टॉपिक हम चर्चा करने वाले हैं संविधान की रचना कैसे हुई, क्यों हुई, क्यों की और किसने की और करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली पहले हम आपको पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है। संविधान का मतलब होता है दोस्तों, ये जो संविधान है, संविधान का मतलब, संविधान किससे मिलकर बना होगा? एक सम से बना होगा, दूसरा विधान से बना होगा। विधान का मतलब होता है दोस्तों नियम, सम मतलब हो गया बराबर, जिसके इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी नियम कानून होगा वो सभी के लिए बराबर होगा। कोई खास विशेष इंसान नहीं होगा कि ये फिर अमीर है इनके लिए अलग नियम चले, ये गरीब है इनके लिए अलग नियम चले, ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होता तो फिर संविधान की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सीधा तानाशाही लोकतांत्रिक नहीं रह जाती, तानाशाही हो जाती, परिवारवाद हो जाता, राजशाही हो जाती। लेकिन हम एक अच्छे देश की कल्पना तभी कर सकते हैं जब उस देश में संविधान के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना हुई हो। लोकतंत्र तभी होगा जब हमारा नियम कानून एक संविधान के थ्रू पूरा का पूरा नियम लागू होता होगा तब। तो दोस्तों, हम बात करते हैं भारतीय संविधान की रचना, जिसे हम आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत करने का मतलब ये हुआ 26 नवंबर 1949 को हमारी जो संविधान थी वो मिलकर बनकर तैयार हो गई। और इसे लागू कब किया गया? ये हमारा लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अब बात ये आती है 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि हमने पहले ही 26 जनवरी 1930 को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मना चुका था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जब संविधान की संरचना हो रही थी उस समय हम लोगों ने 26 जनवरी को ही संविधान की गणतंत्र दिवस मना चुके। अब मनाने के उपलक्ष्य में, लेकिन हमको गणतंत्र नहीं मिलता है उसके उपलक्ष्य में, तब हम लोग क्या काम करते हैं, जब हमारी संविधान अंगीकृत हो जाती है, बन जाती है, तो फिर हम क्या काम करते हैं, 26 जनवरी को ही हम उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम हमारे और लागू कब होती है ये? 26 जनवरी 1950 को। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारी संविधान नियम लागू होती है, उस समय हमारे संविधान में 395 अनुसूची हुआ करती थी, और सॉरी 395 अनुच्छेद हुआ करती थी, 8 अनुसूचियां होती थी। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची का मतलब होता है हमारा जो संविधान है वो मिलजुल कर बहुत बड़ा गठन है। क्यों? क्योंकि ये इतना देशों से लेकर बनाया गया है, मिलाकर मिलाकर काफी अध्ययन करने के बाद उससे जो फिल्टर आउट कर करके हमने यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, इतने अनुसूचियों के साथ, जो अनुच्छेद के साथ बनाए हैं, और 8 अनुसूची। अनुसूची का मतलब होता है हर एक चीज को, अलग सब टॉपिक को, सब्जेक्ट को अलग अलग रिक्तियों में, अलग अलग पंक्तियों में देने का। अगर अनुसूची नहीं होती तो मुझे नहीं पता चलता कि हमारी ये जो अनुच्छेद है ये कैसी है, किस चीज से रिलेटेड है, किस टॉपिक से संबंधित है। इस वजह से मुझे अनुसूची होती है और कई भागों में बांट देते हैं, जिसे अनुसूची कहा जाता है। अब संविधान, हमारी सब जो संविधान होती है उसको बनाने के, जिसे हम कहते हैं संविधान का जनक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान को बनाते हैं। और इसके बाद गणराज्य की घोषणा कब होती है? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि हमारे देश जो है, भारत देश, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू होता है। लेकिन अंगीकृत कब हुआ है? अंगीकार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे देखिए इसकी अवधारणा या विचार कैसे आया। जब स्वराज पार्टी ने एक बार खुद से अपनी संविधान की संरचना करने के लिए कदम उठाते हैं, अंग्रेजों ने इन्हें चैलेंज करते हैं कि भैया आप लोग अपना नियम बना लो। लेकिन हमारे देश में आपसी मतभेद की वजह से हम लोग नियम नहीं बना पाते थे, जो कि एक अंग्रेज ने मुझे चैलेंज किया। उस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन करते हैं? डॉक्टर CR दास और मोतीलाल नेहरू जी, जिसे स्वराज पार्टी के सूत्रधार कहा जाता है। अब ये सूत्रधार होते हुए
क्या किए, इन्होंने इस नियम को मतलब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एक नया नियम कानून बनाने के लिए एक्सेप्ट करते तैयार होते हैं, और उसी को कहा गया था, वही सूत्रधार बनता है हमारे यहाँ का संविधान बनाने का। ठीक है, ठीक दोस्तों। अब संविधान को बनाने के लिए मुझे 13 कमेटियां बनानी पड़ी, एक एक अलग अलग कमेटियां बनानी पड़ती हैं, ताकि उसमें क्या हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वो अलग अलग कुछ स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ लोग होते हैं, जिसमें कि हर एक चीज के मजे हुए लोग होते हैं, बहुत विशेषज्ञ लोग होते हैं, जिसमें कमेटियां बनाई जाती है। अब कमेटियां जब बनती है तो हमारे पास संविधान की संरचना की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की होती है। 9 दिसंबर 1946 को जब हमारे यहाँ संविधान सभा की संविधान की संरचना के लिए बैठक होती है, उसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम क्या काम करते हैं, संविधान संरचना के अध्यक्ष बनाते हैं। कब, 9 दिसंबर 1946 को। इसके 2 दिन जस्ट बाद ही हम क्या काम करते हैं, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। जब अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, वो अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसको संविधान को बनाने में हमारे पास कुछ समय भी लगता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब सोचिए दोस्तों, हमारी संविधान की कितनी बड़ी होगी, जिसे हमको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग ये 3 साल का समय होता है। तो इसको बनाने में हमें, आपको इसको लेकर संविधान की धज्जियां उड़ाने में 3 सेकंड भी नहीं लगती है, लेकिन संविधान को बनाने में हमें लगभग 3 वर्ष लग चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, संविधान सभा को बनाने में कितने समय लगा था दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हम इसको लगभग में नहीं कह सकते हैं, क्यों, ऑप्शन में आपको लगभग नहीं दिया रहेगा, सीधा लिखा रहेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन दोस्तों। तो आपको इसे याद करना रहेगा क्या, कि हमारे पास संविधान को बनाने में कितना समय लगता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, वनडे में भी आता है, तो ढेर सारे एग्जामों में आते हैं। अब यहाँ पे देखना सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि डॉक्टर बी.एन. राव कौन है, जो संवैधानिक सलाहकार रहते हैं। संवैधानिक सलाहकार का मतलब होता है दोस्तों कि एक नियम के तहत सारे जो भी यहाँ सदस्य होते हैं वो अप्रूवल करते हैं, भैया ये हमारे एक सलाहकार होंगे, जो हमारे संविधान के संरचना में जो कुछ त्रुटियां हो, गलतियां हो, सुधार हो, वो कौन राय देगा, बी.एन. राव दोस्तों। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करते हैं, पारित कर देते हैं। पारित करना क्यों पारित किया गया, क्योंकि नेहरू जी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा हुआ करता था, उनकी बातें सारे लोग मानते थे, और जिससे कि यहाँ पे ये जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है उसको पारित कौन कराता है, नेहरू जी। अब चाहे वो दबाव की वजह से हो जाए, किसी की वजह से भी हो जाए, लेकिन इनका व्यक्तित्व की वजह से सारे लोग इनके साथ एग्री सहमति करते हैं, और यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य के प्रस्ताव को पारित करते हैं। डेट को याद रखिए दोस्तों हमेशा, क्योंकि डेट ये संविधान की संरचना प्रस्तावना ये जो है संविधान के, इससे यहाँ पे आपको 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। अब देखिए दोस्तों, अगली डेट आती है 1947 को, प्रारूप समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कब हमारे यहाँ प्रारूप समिति बनती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हैं। प्रस्ताव प्रारूप समिति क्या 1947 को हमारे यहाँ प्रारूप समिति बनती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। अब ये संविधान सभा के संविधान की रचना के लिए अंतिम बैठक होती है, कब होती है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ संविधान की रचना के लिए अंतिम बैठक होती है, और 26 जनवरी 1950 को हम अपने देश को एक बहुत बाकायदा अच्छी तरीके से बहुत भरपूर उत्सव मनाते हैं। क्यों, क्योंकि उस दिन हमारा देश एक गणतंत्र देश हो जाता है, स्वतंत्र देश हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद हमें ये देखना है, यहाँ देखिए 24 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में की संविधान संरचना के लिए अंतिम बैठक होती है, और उसी दिन हम क्या क्या यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, राष्ट्रीय गान को भी हम यहीं पे 24 जनवरी 1950 को ही अपनाते हैं, राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाते हैं, और साथ में हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति पद जो होता है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम क्या काम करते हैं, इन्हें क्या घोषित करते हैं, देश के प्रथम राष्ट्रपति। इनको कब हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, 24 जनवरी 1950 को। अब इसके बाद आती है बात कि हमारी जो संविधान संरचना होती है, ये संविधान संरचना के बारे में इतना विस्तृत जानकारी होने के बाद आपसे संविधान संरचना से लेके संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ से नहीं रुकने वाला है। जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से सभी के सभी कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है, फंस ही जाएगा। और साथ में यहाँ से क्वेश्चन आते ही, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या मल्टी डे एग्जाम हो, कोई सभी एग्जाम में यहाँ से इतने तथ्यात्मक ज्ञान है कि दोस्तों अगर आप इसको याद करते हैं तो आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।